हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैंने सुबह भी आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने जीएस का पेपर सॉल्व कराया था जो फर्स्ट शिफ्ट का था। सेकंड का भी मैं सॉल्व कराऊंगी, बट उससे पहले मैं सब्जेक्ट का क्वेश्चन सॉल्व करा देती हूँ। यहाँ पे हम सोशियोलॉजी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और यहाँ पे हम उसकी आंसर की देंगे जो आज हमारा यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का री एग्ज़ाम हुआ है उसका। अब इस री एग्ज़ाम से बहुत से लोग खुश होंगे, बहुत से लोग नहीं भी खुश होंगे। इन सब चीज़ों पे हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहा, कट ऑफ कितनी जा सकती है, इन सब पे हम बात करेंगे, बट वीडियो के एंड में। पहले हम वीडियो में आंसर की देखेंगे कि किसका क्या आंसर है। और ये चीज़ मैं पहले ही बता देती हूँ, ये मेरी तरफ से आंसर की बताई जा रही है। तब तक आप इसको सही मान सकते हैं जब तक फाइनल आंसर की नहीं आ जा सकती। बट बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस का डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। अप्रॉक्सीमेटली 3 to 5 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जिनमें मुझे डाउट होगा या मुझे गलत हो सकते हैं, जो भी मैं आपको मेंशन कर दूंगी कि इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है। अगर आपको उसका आंसर पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अदरवाइज़ आप भी मेरी तरह वेट करिएगा फाइनल आंसर की का। तो चलिए बिना देरी के हम इसको शुरू करते हैं और आप एंड में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा। हम सारे एस्पेक्ट्स पे अभी बात करेंगे। सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं पेपर को। पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी है तो ऑब्वियसली वीडियो थोड़ा लेंदी होगा, और इस विषय पे भी हम बात करेंगे एंड में कि पेपर इतना लेंदी बनाया है सोशियोलॉजी का स्पेशली कि आप अगर देखेंगे तो आपका एक पेज पे एक ही क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चंस में आ पाया है या हार्डली दो। तो इतना लेंदी पेपर था कि आपको सारे ही ऑप्शंस पढ़ने पड़े होंगे एंड उसमें से फिर आपको देखना होगा आंसर। तो बहुत ही कम ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें आप डायरेक्ट क्वेश्चन देख के आंसर बता पाएँ। तो चलिए हम पहले आंसर देख लेते हैं, उसके बाद इन सारी बातों पर एंड में बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम सोशियोलॉजी का यहाँ पे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति श्वेतपोश अपराध और शक्तिशाली वर्ग के अपराधों के बीच समाजशास्त्रीय अंतर को सर्वश्रेष्ठ रूप से दर्शाती है? तो यहाँ पे ये वाइट कॉलर क्राइम और क्राइम्स ऑफ पावरफुल के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है। तो आप अगर देखेंगे तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, एक कारपोरेट लेखाकार निजी लाभ के लिए कंपनी के खातों में हेरफेर करता है, जबकि एक सरकारी मंत्री सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करने के लिए रिश्वत स्वीकार करता है। तो ये बिल्कुल ही सही बात है। ये क्राइम्स पावरफुल के हो जाएंगे एंड ऊपर वाला क्राइम आप देख लेंगे वाइट कॉलर क्राइम। तो इस तरह से ये डिफरेंस आप दिखा रहा है। तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो आगे के ऑप्शंस पढ़ने की नीड नहीं है। अगर इसी क्वेश्चन को हम इंग्लिश में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस बेस्ट रिफ्लेक्ट द sociological distinction between white collar and crimes of white collar and crimes of the powerful। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आईसीटी से रिलेटेड आया है। आईसीटी से रिलेटेड हमने देखा है यहाँ पे पेपर 1 में भी हमने बात की थी, तो हमें 3 to 4 क्वेश्चन ऐसे मिले थे जो आईसीटी से रिलेटेड थे। यहाँ पे भी हमें अभी एक क्वेश्चन दिखा है, तो चलिए उसको हम देख लेते हैं। आईसीटी आधारित नेटवर्क समाज के उद्भव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देख सकते हैं आप, इसमें आप एक ऑप्शन पढ़ के आंसर नहीं दे सकते, आपको सारे ही ऑप्शंस पढ़ने हैं और सारे ही ऑप्शंस ज़रूरत से ज़्यादा लेंदी हैं। पहला है, नेटवर्क समाज में शासन का ध्यान कठोर पदानुक्रमीय नियंत्रण के बजाय सूचना के प्रवाह, कनेक्टिविटी और भागीदारी के प्रबंधन पर केंद्रित है। ये करेक्ट है। औद्योगिक युग में विकसित तर्कसंगत नौकरशाही मॉडल नेटवर्क समाज की संगठनात्मक आवश्यकताओं के साथ पूर्णता संगत है। तो पूर्णता संगत इन्होंने लगा दिया, इस वजह से ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। पूर्णता संगत नहीं होता तो ये करेक्ट होता। सार्वजनिक क्षेत्र में बहुस्तरीय और अंतःक्रियात्मक नेटवर्क के प्रसार से आधुनिक राज्य की संरचना और कार्यप्रणाली में परिवर्तन होता है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। लास्ट यहाँ पे है, आईसीटी आधारित नेटवर्किंग का प्रभाव मुख्यतः केवल लोक प्रशासन तक सीमित है और अन्य सामाजिक संस्थाओं का इसका न्यूनतम प्रभाव है। इसने यहाँ पे बोल दिया इसका न्यूनतम प्रभाव है, तो ऐसा नहीं है, इसका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव है। तो ये न्यूनतम प्रभाव लगा दिया, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे इन्होंने डेरिडा की बात की है। पोस्ट संरचनावाद के विकास के आधार पर जैक डेरिडा से संबंधित निम्नलिखित विचारों को सही तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे इन्होंने 4 दे रखे हैं। पहला है, डेरिडा के 1966 के व्याख्यान के बाद पोस्ट संरचनात्मक विचारधारा का उदय। दूसरा है,
संरचनावादी मान्यता की भाषा की संरचना मानव क्रियाओं को सीमित करती है। तीसरा है दरिद्र भाषा और सामाजिक संस्थानों का लेखन के रूप में विघटन। एंड नेक्स्ट है यहाँ यह निष्कर्ष की भाषा अस्थिर और अर्थ संदर्भ के अनुसार बदलते हैं। तो इस क्वेश्चन में मुझे ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मुझे डाउट है। इसमें मुझे आप अगर बात करेंगे तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में डाउट है। आप लोग जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको इसका करेक्ट आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली इसका आंसर लिख के बता सकते हैं और डाउट क्लियर कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम वेट करेंगे आंसर की का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिल्विया वॉल्बी के पितृसत्ता के संरचनात्मक सिद्धांत को सर्वाधिक सटीक रूप से दर्शाता है। यहाँ पे इन्होंने वाल्बी के स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ पैट्रियार्की की बात की है। तो ऑप्शंस हम देख लेते हैं। ऑप्शंस में इन्होंने दिया है पैट्रियार्की इज प्राइमरली अ बायोलॉजिकल आउटकम ऑफ जेंडर डिफरेंसेस एंड देयरफॉर लार्जली इंडिपेंडेंट ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। तो ये तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इन्होंने दिया पैट्रियार्की एग्जिस्ट ओनली इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज एंड ग्रेजुअली डिसअपियर्स विद मॉडर्नाइजेशन एंड विमेन्स एंट्री इनटू लेबर मार्केट। ऐसा तो होता ही नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। पैट्रियार्की ऑपरेट्स ओनली विद इन द फैमिली थ्रू मेल डोमिनेंस ओवर विमेन्स डोमेस्टिक लेबर। ये भी इनके अकॉर्डिंग सही नहीं है। पैट्रियार्की इज मेंटेन्ड थ्रू मल्टीपल इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर्स सच एज हाउस होल्ड प्रोडक्शन, पेड वर्क, स्टेट, मेल वायलेंस, सेक्सुअलिटी एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन, जो कि बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, जो कि है पितृसत्ता कई परस्पर संबंध संरचनाओं जैसे घरेलू उत्पादन, वेतनभोगी कार्य, राज्य, पुरुष हिंसा, लैंगिकता और सांस्कृतिक संस्थानों के माध्यम से बनी रहती है। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने क्या लगाया है बताइएगा, और यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे सोशियोलॉजी पेपर का, तो उसमें इन्होंने पूछा है वाई इज माइग्रेशन कंसिडर्ड एज एन इंटेलेक्चुअल पिलर ऑफ पॉपुलेशन जोग्राफी। कह रहे हैं पॉपुलेशन जोग्राफी का इंटेलेक्चुअल पिलर क्यों मानते हैं हम माइग्रेशन को। तो यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं, क्योंकि यह 19वीं शताब्दी सैद्धांतिक रूप से अपरिवर्तित रहा है, क्योंकि यह एक केंद्रीय भौगोलिक प्रक्रिया के रूप में कार्य करता है जो क्षेत्र के सैद्धांतिक विकास को प्रतिबिंबित करता है, क्योंकि यह वैश्विक जलवायु परिवर्तन को ट्रैक करने का एकमात्र तरीका है, क्योंकि यह संरचनावादी या उत्तर औपनिवेशिक प्रवृत्तियों के लिए अब प्राप्त नहीं है। अगर हम इसको इंग्लिश में देखें तो यहाँ पे कह रहा है बिकॉज इट हैज़ रिमेन्ड थियोरेटिकली अनचेंज्ड सिंस द 19th सेंचुरी। एंड अगला यहाँ पे कह रहा है बिकॉज इट सर्व एज अ सेंट्रल जोग्राफिकल प्रोसेस दैट रिफ्लेक्ट्स द फील्ड्स थियोरेटिकल इवोल्यूशन। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सेंट्रल जोग्राफिकल प्रोसेस है एंड ये फील्ड थ्योरेटिकल एवोल्यूशन से रिलेटेड है। तो ये यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल चेंज। इंडस्ट्रियल चेंज के रिगार्डिंग यहाँ पे ये स्टेटमेंट्स दे रखे हैं जिनको आपको देख के बताना है। तो देख लेते हैं, हम पहले स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल चेंज क्रिएट्स अ रिपल इफेक्ट दैट अल्टर्स द बैलेंस ऑफ पॉलिटिकल पावर। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। The effects of industrial change are strictly limited to the economic sphere of social life। ये आपका सही नहीं है, क्योंकि इसने कह दिया ये सोशल इकोनॉमिक स्फीयर से ही लिमिटेड है, जबकि ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे आपका केवल ऑप्शन ए करेक्ट होगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, while analyzing Karl Marx theory of class conflict, which of the following factors has Raymond Aron emphasized the most। तो रेमंड एरॉन के यहाँ पे इन्होंने पूछा है सबसे ज़्यादा उन्होंने किस चीज़ पे जोर दिया है। अगर कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष की बात करें हम या उसका विश्लेषण करें, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्क्स का पूरा समाजशास्त्र मूलतः वर्ग संघर्ष का समाजशास्त्र है। मार्क्स एंटायर सोशियोलॉजी इज इसेंशियली द सोशियोलॉजी ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट, ऐसा इन्होंने कहा है। अदर ऑप्शंस थे यहाँ पे, क्लास कॉन्फ्लिक्ट इज मेनली अ रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, began after the industrial revolution and
क्लास कॉन्फ्लिक्ट इज टेम्परेरी सोशल प्रोसेस, जो तो इनके अकॉर्डिंग जो सही है वो है मार्क्स का पूरा समाजशास्त्र मूलतः वर्ग संघर्ष का समाजशास्त्र है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, सोशियोलॉजी इज बेस्ट डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ। तो ये इसके हम ऑप्शंस देख लेते हैं। इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल बिहेवियर, सोशल ग्रुप, सोसाइटीज़ एंड ह्यूमन लाइफ। इसमें सारे ऑप्शंस पढ़ने की नीड ही नहीं है, ऐसे ही हमें पता चल रहा है कि सोशियोलॉजी किसकी साइंटिफिक स्टडी होती है, तो सोशल ग्रुप, सोसाइटीज़ एंड ह्यूमन सोशल लाइफ। तो कुछ क्वेश्चंस बहुत बेसिक आए हैं जो सबके ही सही होंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, लुई डॉमेंट की प्रसिद्ध होमो हायरार्की सैद्धांतिक रूप से किस समाजशास्त्रीय परंपरा पर आधारित है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्ट्रक्चरलिज्म पे बेस्ड है, ये संरचनावाद पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान के उत्पादन के संदर्भ में गुणात्मक पद्धतियाँ शोधकर्ता के दृष्टिकोण को क्या विशिष्ट भूमिका प्रदान करती हैं। पहला यहाँ पे दे रखा है, शोधकर्ता का दृष्टिकोण शोध प्रक्रिया के पुनरावृत्त प्रकृति के मुकाबले गौण होता है। शोधकर्ता का दृष्टिकोण पक्षपात का स्रोत माना जाता है, जिसे निष्पक्षता प्राप्त करने के लिए समाप्त करना आवश्यक है। शोधकर्ता का दृष्टिकोण केवल शोध विषय के प्रारंभिक चयन के दौरान ही प्रासंगिक होता है। शोध का दृष्टिकोण ज्ञान की खोज और उत्पादन का एक अभिन्न अंग है। तो इसको पढ़ के ही समझ में आ गया होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी, जो कि क्या कह रहा है, रिसर्चर्स स्टैंड पॉइंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डिस्कवरी एंड प्रोटेक्शन ऑफ नॉलेज। जो भी आप डिस्कवरी कर रहे हैं या नॉलेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसमें रिसर्चर का जो भी स्टैंड पॉइंट होता है वो इंटीग्रल उसका पार्ट होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन में देखें तो उसने ऑलरेडी स्टैंड पॉइंट ऑफ द रिसर्चर की बात की थी, तो उसके हिसाब से यहाँ पे डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन में इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू राइजिंग हाउसिंग एंड लैंड प्राइसेस फंक्शन एज अ लिमिट टू अर्बनाइजेशन। इसमें कह रहा है, आवास और भूमि की बढ़ती कीमतें शहरीकरण के लिए सीमा के रूप में कैसे कार्य करती हैं, कैसे वो लिमिट लगाती हैं, तो वो यहाँ पे पूछ रहा है। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। वो शहर की आकर्षण क्षमता को कम कर देती हैं जब तक कि इसे उच्च वेतन या उपभोग लाभों का द्वारा संतुलित किया ना जाए। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही है। दे डिक्रीज द अट्रैक्टिवनेस ऑफ सिटी अनलेस ऑफसेट बाय हायर वेजेस और कंजम्पशन बेनिफिट। जब तक वहाँ पे कंजम्पशन बेनिफिट्स नहीं होंगे या हायर वेजेस नहीं होंगे तो उसकी तरफ कोई भी अट्रैक्ट नहीं होगा। तभी अट्रैक्ट होगा जब उधर आपको उसके हायर वेजेस और कंजम्पशन बेनिफिट्स मिलेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइडेंटिफाइड एज अ कोर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेस्ट प्री ट्रीटमेंट। यहाँ पे वेस्ट प्री ट्रीटमेंट की इसने बात की है, तो ये एक इन्वायरमेंट का क्वेश्चन आ गया है। इसको हम लोग देख लेते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पहले हम इसके ऑप्शंस देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या है। सबसे पहले है मेकिंग द वेस्ट मोर इनोकॉसियस और रिड्यूसिंग इट्स वेट एंड वॉल्यूम। कह रहा है अपशिष्ट को अधिक हानि रहित बनाना या उसके भार और आयतन को कम करना। इसको पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा कि इसका करेक्ट आंसर यही होगा, क्योंकि अगर हम वेस्ट को, जो भी हमारा वेस्ट है, उसको अधिक हानि रहित बना दें और उसका आयतन को कम कर दें उसके, या फिर उसके वेट और वॉल्यूम को हम कम कर दें, तो ये उसको कम करेगा। तो इसीलिए ये इसका कोर ऑब्जेक्टिव है वेस्ट प्री ट्रीटमेंट का। ये एक एनवायरनमेंट का क्वेश्चन सोशियोलॉजी में आया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इन कंटेम्परेरी सोशियोलॉजिकल डिबेट्स व्हाट इज़ द की चैलेंज इन बैलेंसिंग प्लूरलिज्म विद नेशन बिल्डिंग। यहाँ पे प्लूरलिज्म से रिलेटेड सवाल आया हुआ है, इसका हम देख लेते हैं ऑप्शंस। रिप्लेसिंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस विद सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट कंसिडरिंग social differences, managing diversity while maintaining a sense of collective political unity, and measuring
इंश्योरिंग यूनिफॉर्मिटी इन कल्चरल प्रैक्टिसेस अक्रॉस ऑल रीजन्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विविधता का प्रबंधन करते हुए सामूहिक राजनीतिक एकता बनाए रखना। यही हमारा हो जाएगा की चैलेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जेंडर और पर्यावरण के समाजशास्त्रीय विश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारिस्थितिक क्षरण और लैंगिक भूमिकाओं के बीच संबंध को सबसे उपयुक्त रूप से दर्शाता है? ये अगेन हमारा एनवायरनमेंट का क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है। इसके हम देख लेते हैं ऑप्शंस। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन tend to reduce women's involvement in ecological management in rural communities. Next है आपका, environmental degradation affects men and women equally because access to natural resources is socially neutral. Next है यहाँ पे, environmental movements in India are primarily led by urban male elites with minimal participation of rural women. Women's closer engagement with subsistence activities such as fuel, fodder, and water collection often makes them more directly affected by ecological degradation and resource scarcity. तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ईंधन, चारा और पानी संग्रह जैसी निर्विवाह गतिविधियों में महिलाओं का निकट भागीदारी उन्हें पारिस्थितिक क्षरण और संसाधन कमी से अधिक प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। तो ये करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। तो जो इक्वली उसने ऊपर बात की थी वो नहीं होगा, यहाँ पे विमेन ज़्यादा वो हो जाएंगी, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 45, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस मोस्ट एक्यूरेटली इलस्ट्रेट द सोशियोलॉजिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी डेविएंस एंड सेकेंडरी डेविएंस? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, A group collectively challenges existing norms through organized protest movements. Then अगला आपका दे रखा है, an individual occasionally violates minor norms such as illegal downloading but later internalizes a deviant label, begins to pursue systematic criminal activities. तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदी में अगर देखें तो आपका ऑप्शन भी सही है। वहाँ पे ये कह रहा है, एक व्यक्ति कभी कभी छोटे मोटे मानदंडों का उल्लंघन करता है जैसे अवैध डाउनलोडिंग, लेकिन बाद में वह विचलित पहचान को आत्मसात कर लेता है और व्यवस्थित आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो जाता है। तो पहले वो छोटे छोटे मानदंडों का उल्लंघन करेगा, उसके बाद वो जो हमारे व्यवस्थित आपराधिक गतिविधियाँ हैं उनमें शामिल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा प्राइमरी डेविएशन और सेकेंडरी डेविएशन के बीच में अंतर बताया गया है। तो ये आपका ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है, नर्मदेश्वर प्रसाद समर्पित, गतिशील और प्रतिबद्ध नेतृत्व का उद्भव का पर प्रकाश डालते हैं। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में ऐसे नेतृत्व की मुख्य भूमिका क्या है? यहाँ पे कह रहा है कि जो नर्मदेश्वर प्रसाद हैं, highlights the emergence of devoted, dynamic and committed leadership. What is the primary role of such leadership in the process of modernization? जो इन्होंने बताया है डिवोटेड, डायनेमिक एंड कमिटेड लीडरशिप, इसका ये रोल पूछ रहा है मॉडर्नाइजेशन के प्रोसेस में क्या है। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। आधुनिक विश्व की ओर संक्रमण को प्रेरित करना और उसका प्रबंधन करना, पारंपरिक अभिजात वर्ग की यथास्थिति को बनाए रखना, संरचनात्मक विभेदीकरण को समाप्त करना, या फिर अन्य समाजों के प्रति जागरूकता को हतोत्साहित करना। यहाँ पे कह रहा है, इंग्लिश में अगर देखें, टू इंस्पायर एंड मैनेज द ट्रांजिशन टूवर्ड्स द मॉडर्न वर्ल्ड, टू मेंटेन द स्टेटस क्वो ऑफ ट्रेडिशनल एलिट, टू एलिमिनेट स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन, या फिर टू डिस्करेज अवेयरनेस ऑफ अदर सोसाइटीज़। तो यहाँ पे अगर हम उसका रोल देखें किस चीज़ का, डायनेमिक और कमिटेड लीडरशिप का, तो वो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, टू इंश्योर एंड मैनेज द ट्रांजिशन टूवर्ड्स द मॉडर्न वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भूमि का प्राकृतिक वनस्पति के से कृषि उपयोग में परिवर्तन किस रूप में माना जाता है?
द ट्रांजिशन ऑफ लैंड फ्रॉम नेचुरल वेजिटेशन टू एग्रीकल्चरल यूज इज कंसिडर्ड एज। ऑप्शन देख लेते हैं। द प्राइमरी कॉज ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटी डेफिसिट। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रोसीडिंग स्टेप इन सीक्वेंस टूवर्ड्स अर्बन डेवलपमेंट। नेक्स्ट है अ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ऑब्जेक्टिव अलोंगसाइड टाइम एंड क्वालिटी। एंड लास्ट है फाइनल स्टेज ऑफ लैंड यूज इवोल्यूशन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि अ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ऑब्जेक्टिव अलोंगसाइड टाइम एंड क्वालिटी, समय और गुणवत्ता के साथ निर्माण उद्योग का एक उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे पूछा है अकॉर्डिंग टू एमाइल डरकाइम सोसाइटीज विद अ लो डिवीजन ऑफ पावर डिवीजन ऑफ लेबर वेयर पीपल परफॉर्म सिमिलर वर्क एंड शेयर कॉमन बिलीव्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दे रखा है मैकेनिकल सॉलिडेरिटी, ऑप्शन बी दे रखा है क्लास कॉन्फ्लिक्ट एंड ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी, या फिर कल्चरल प्लूरलिज्म, यांत्रिक एकता, वर्ग संघर्ष, जैविक एकता, या फिर सांस्कृतिक बहुलवाद। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यांत्रिक एकता, यानी कि मैकेनिकल सॉलिडेरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है राजीव भार्गव के अनुसार व्यवहार में वास्तव में विद्यमान धर्मनिरपेक्षताएं किस विशेषता से पहचानी जाती हैं। यहाँ पे सेकुलरिज्म की बात कर रहा है, कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू राजीव भार्गव व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स रियली एग्जिस्टिंग सेकुलरिज्म इन प्रैक्टिस। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं, फिर बताते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सबसे पहले इन्होंने बताया है दे accommodate some religious aspects while criticizing others. They strictly exclude all religion from public sphere. They are purely theoretical models found in doctrines. They represent a total surrender of state to the religious authority. आपका ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि बी में इन्होंने कह दिया दे स्ट्रिक्टली एक्सक्लूड ऑल रिलीजन फ्रॉम पब्लिक स्फीयर। ऐसा नहीं है, ये स्ट्रिक्टली पूरा एक्सक्लूड नहीं करते हैं, बल्कि ये लोग क्या करते हैं, कुछ धार्मिक पहलुओं को समायोजित करते हैं जबकि अन्य की आलोचना करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ये चीज़ें होनी चाहिए, इन पे हम बात कर सकते हैं, इन पे लॉ बना सकते हैं, बट बाकी की सारी चीज़ें ये क्रिटिसाइज़ करते हैं। ओवरऑल ये पूरा ऑल सारे रिलीजन्स को पब्लिक स्फीयर से एक्सक्लूड नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 50। आधा पेपर हो गया हमारा, आधा हम अब कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 50 यहाँ पे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र का प्रतीकात्मक कार्य माना जाता है। यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडेंटिफाइड एज अ सिंबॉलिक फंक्शन ऑफ रूरल स्पेस। तो ऑप्शन में दे रखा है यहाँ कागज निर्माण के लिए लकड़ी के गूथे का उत्पादन, जैव विविधता और वनस्पति प्रजातियों का संरक्षण, राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक के रूप में आधुनिकता के प्रतिपक्ष के रूप में कार्य करना, या फिर नवीकरणीय ऊर्जा और खनिज संसाधनों का स्रोत होना। ऑप्शन अगर इंग्लिश में हम देखें तो द प्रोडक्शन ऑफ वुड पल्प फॉर पेपर मैन्युफैक्चरिंग, द प्रिजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड प्लांट स्पीसीज, सिग्निफाइजर्स ऑफ नेशनल आइडेंटिटी और काउंटर पॉइंट टू मॉडर्निटी, अ सोर्स फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एंड मिनरल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर्स आइडिया ऑफ सोशल डेमोक्रेसी इन रिलेशन टू सबाल्टर्न इमेंसिपेशन। तो यहाँ पे हम ऑप्शंस देख लेते हैं। पॉलिटिकल इक्वालिटी विदाउट altering social structures, economic redistribution without cultural reform, integrity of liberty, equality and fraternity in social relations। सबको पता है, प्रियम्बल में ये भी मेंशन है कि जब यही होगा हमारा सामाजिक संबंधों में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का समन्वय होगा, जब इंटीग्रिटी, लिबर्टी और इक्वलिटी यही होगा, तभी हमारा बनेगा सोशल डेमोक्रेसी का जो आइडिया हमारे अम्बेडकर का था वो इसी पे बेस्ड था, तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अभी 52 पे हम पहुँचे हैं, जो कि एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, जिसमें कुछ हमारे रिफॉर्म्स दिए गए हैं, मूवमेंट्स दिए गए हैं एंड
दूसरे साइड हमें उसके ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं और हमें मैच करना है कि किसका क्या ऑब्जेक्टिव है। तो देख लेते हैं इसको भी। सबसे पहले इन्होंने जिसकी बात की है वो है यहाँ पे, सबसे पहले हम अगर देखें रिफॉर्म मूवमेंट यानी कि सुधार आंदोलन, तो इसमें यहाँ पे दे रहा है परंपरागत मूल्यों की ओर लौटने का प्रयास करना, घड़ी को पीछे करना, वर्तमान व्यवस्था के कुछ विशिष्ट तत्वों में परिवर्तन करना, यही हो जाएगा हमारा सुधार आंदोलन। नेक्स्ट हमारा क्रांतिकारी आंदोलन अगर हम देखें तो क्रांतिकारी आंदोलन यहाँ पे हो जाएगा हमारा संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को नए वैचारिक ढांचे से बदलना, ये हमारा हो जाएगा क्रांति। जब हम पूरे ही सिस्टम को नए तरीके से बदलेंगे तो वो हमारा क्रांतिकारी यानी कि रिवोल्यूशनरी हो जाएगा। और जब हम कुछ विशिष्ट तत्वों में परिवर्तन करेंगे तो वो रिफॉर्म हो जाएगा, ये तो आपको बेसिक सा था, पता ही होगा। प्रतिक्रियावादी आंदोलन यहाँ पे दिया गया है, तो इसका आपका हो जाएगा जो हमने पहले पढ़ा था, परंपरागत मूल्यों की ओर लौटने का प्रयास करना। एंड प्रतिरोध आंदोलन आपका हो जाएगा समाज में हो रहे परिवर्तनों का प्रतिरोध करना। तो प्रतिरोध से ही समझ में आ रहा था कि ये प्रतिरोध हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी, जो कि ऑप्शन में दे रखा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असर्शन एंड रीजन का, फिर से क्वेश्चन दे रखा है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं। हमारा यहाँ पे असर्शन दे रखा है, द ग्रोथ ऑफ स्क्वैटर सेटलमेंट्स इज लिंक्ड टू रैपिड अर्बनाइजेशन। एंड नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है रैपिड अर्बनाइजेशन रिड्यूसेस प्रेशर ऑन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इम्प्रूव्स एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज इन सिटीज़। रैपिड अर्बनाइजेशन रिड्यूस कैसे करेगा प्रेशर को, आप यहीं से समझ जाओगे ये उसको क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। तो रीज़न तो हमारा गलत हो गया। अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं, बोथ ए एंड, ये गलत हो गया, ए इज़ फॉल्स, ये भी गलत हो गया, ए इज़ ट्रू, आर इज़ फॉल्स, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। क्योंकि आप अगर हिंदी में भी देखेंगे तो लिखा है तीव्र शहरीकरण के कारण शहर में बुनियादी सुविधाओं और अवसंरचना पर दबाव कम हो जाता है और सेवाओं की पहुंच बेहतर हो जाती है। ऐसा नहीं है, दबाव बढ़ जाता है। तो इसलिए हमारा ए सही होगा और आर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, पोस्ट मॉडर्न से रिलेटेड है। यहाँ पे पूछा गया है उत्तर आधुनिक शैक्षिक दर्शन स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों के गंभीर अध्ययन और शोध को क्यों प्रोत्साहित करते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं यहाँ पे। अगर उसमें हम देखें इंग्लिश में, तो वाई डू पोस्ट मॉडर्न एजुकेशनल फिलोसफीज फैसिलिटेट a more serious study and research of indigenous knowledge system। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिकॉज दे व्यू IKS आर जेन्यून अल्टरनेटिव्स टू मोनोकल्चर ऑफ मॉडर्निटी। इंग्लिश में अगर हिंदी में हम बात करें तो ये इसलिए सही होगा, इसमें ये लिखा है क्योंकि वे IKS को आधुनिकता की एक रूपी संस्कृति के वास्तविक विकल्प के रूप में देखते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे GS घुरिये किससे रिलेटेड आया है, उसमें पूछा गया है GS घुरिये के अनुसार इतिहास और समाजशास्त्र के बीच संबंध को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। यहाँ पे किसके बीच में इन्होंने रिलेशन पूछा है, हिस्ट्री एंड सोशोलॉजी के बीच में रिलेशन यहाँ पे इन्होंने पूछा है। पहला दिया है दे आर कम्प्लीटली अनरिलेटेड डिसिप्लिन्स, इन्होंने बता दिया कि वो तो है ही नहीं, रिलेटेड ही नहीं है बहुत, तो ये तो ऑब्वियसली गलत हो गया, आप सबको पता है। हिस्ट्री यूजेस टेक्स्ट वाइल सोशोलॉजी ओनली यूजेस इंटरव्यूज़, क्या ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हिस्ट्री हमारी टेक्स्ट यूज़ करती है जबकि सोशोलॉजी क्या यूज़ करती है, इंटरव्यूज़। सोशोलॉजी इज एसेंशियली हिस्टोरिकल सोशोलॉजी और स्टडी ऑफ कल्चरल हिस्ट्री थ्रू टेक्स्ट। सोशोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फ्यूचर, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट। ऐसा नहीं है, सोशोलॉजी हमारी सबकी वो भी स्टडी है, तो इसलिए सोशोलॉजी आप ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस contributes most directly to the fragmentation of agrarian holdings in Indian villages। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया भारतीय गांवों में कृषि भूमि के विखंडन में सबसे प्रत्यक्ष रूप से योगदान देती है। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें क्या लिखा है इनहेरिटेंस एंड पार्टीशन विद इन द फैमिलीज। परिवार
परिवारों के भीतर उत्तराधिकार और विभाजन, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेगमेंटेशन की इसने बात की थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट की इसने बात की है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन अंडर जमींदारी सिस्टम एंड इंट्रोड्यूस थ्रू द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1973। तो ऑप्शंस यहाँ पे हम देख लेते हैं। द स्टेट रिटेन 10/11 ऑफ द रेंट वाइल जमींदार रिसीव द रिमेनिंग शेयर एज रिम्यूनरेशन। जमींदार रिटेन 10/11 rent and gave 1/11 to the state. Cultivators retained 10/11 of the produce and paid the rest as revenue. The rent was equally divided between state and जमींदार। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें क्या दिया गया है कि राज्य किराए का 10/11 भाग अपने पास रखता है, जबकि जमींदार शेष भाग पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त करते थे। तो ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? कार्ल मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन पूंजीवाद के संरचनात्मक विरोधाभास को सही रूप से स्पष्ट करते हैं? अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली एक्सप्लेन्स द स्ट्रक्चरल कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ कैपिटलिज्म। यहाँ पे हम ऑप्शंस देख लेते हैं, क्योंकि ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था क्वेश्चन पेपर काफ़ी लेंथी था एंड इसमें ऐसा नहीं था कि आप एक ऑप्शन पढ़ के तुरंत आंसर दे दो। बहुत ही मिनिमम क्वेश्चंस ऐसे यहाँ पे मिलेंगे आपको जिसमें आप डायरेक्ट पढ़ के तुरंत ही आंसर दे दोगे। बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर लाइक आपको पढ़ना ही पड़ेगा सारे ऑप्शन, सारे स्टेटमेंट्स, और जो कि बहुत लेंथी हैं। एक लाइन में कुछ ही आए हुए हैं, कुछ तो 2-2, 3-3 लाइन्स में भी आए हुए हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं विदाउट एनी डिले। पूंजीवादी पूंजी संचय और मजदूरी श्रम के सह अस्तित्व से युक्त होता है। पूंजीवादी श्रमिकों का उत्पन्न अधिशेष को अधिग्रहित करके लाभ कमाते हैं। श्रमिक उत्पादन के साधनों के स्वामी होते हैं, लेकिन वे मजदूरों के लिए अपना श्रम बेचते हैं। पूंजीपतियों और सर्वहारा के बीच वर्ग संघर्ष ऐतिहासिक परिवर्तन को प्रेरित करता है। तो यहाँ पे हमने पढ़े और उससे हमको समझ में आ गया है कि ये सारे ही ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं। ऑल्दो ऑप्शंस सारे सही हैं वो तो ठीक बात है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि आप पेपर इतना लेंदी है कि आप उसको करने लगोगे तो आपको सारे स्टेटमेंट्स पढ़ने में ही इतना समय लग जाएगा, उसके बाद सोचने में तो ऑब्वियसली समय लगता ही है। तो मेरे हिसाब से पेपर लेंदी ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू डिफ़िकल्ट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। In sociological analysis of reference groups, which of the following statements are correct? यहाँ पे पूछ रहा है रेफरेंस ग्रुप के रिगार्डिंग कि कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो यहाँ पे भी हम स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। पहला यहाँ पे दे रखा है रेफरेंस ग्रुप मस्ट बी अ रियल एंड एग्जिस्टिंग सोशल ग्रुप। तो ये तो आपका है नहीं, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड देख लेते हैं। इंडिविजुअल्स में यूज बोथ पॉजिटिव नेगेटिव रेफरेंस ग्रुप्स इन इवेलुएटिंग देमसेल्व्स, ये करेक्ट है। रेफरेंस ग्रुप इन्फ्लुएंसेस एटीट्यूड बिहेवियर एंड सेल्फ इवेलुएशन, ये भी सही है। इमेजिनरी और मीडिया बेस्ड ग्रुप्स कैन फंक्शन एज अ रेफरेंस ग्रुप। तो इसमें आपका सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ तीनों ही ऑप्शन सही है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फिर से ये दर्शन और रीज़न का है और दोनों ही बहुत बड़े हैं। पहला हम देख लेते हैं। असर्शन दे रखा है एंथनी गिडेंस के अनुसार समाज व्यक्तियों की क्रियाओं के माध्यम से निरंतर उत्पन्न और पुनः उत्पन्न होता है। गिडेंस का संरक्षण सिद्धांत यह मानता है कि सामाजिक संरचनाएं मानव क्रियाओं से स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रहती हैं और व्यक्तियों की गतिविधियों से अप्रभावित रहती हैं। तो इसमें आपका जो असर्शन है वो तो सही है, बट रीज़न आपका सही नहीं है, क्योंकि आप इंग्लिश में देखोगे तो क्या कह रहा है। गिडेंस थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म स्टेट दैट सोशल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमन एक्शन एंड रिमेन्ड अनचेंज्ड रिगार्डलेस ऑफ इंडिविजुअल प्रैक्टिसेस। तो ऐसा नहीं है, वो अनचेंज नहीं है, तो इसलिए आर आपका गलत हो जाएगा एंड ए आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है।
निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन शास्त्रीय समाजशास्त्रीय सिद्धांत में औद्योगिकीकरण की मूलभूत आर्थिक विशेषताओं का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करता है? सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है नौकरशाही और युक्तिकरण, पूंजी संचय और वैश्वीकरण, श्रम विभाजन और यंत्रीकृत उत्पादन, या फिर शहरीकरण और प्रवासन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, डिवीजन ऑफ लेबर एंड मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन, श्रम विभाजन और यंत्रीकृत उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सोशल चेंज। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सोशल चेंज से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं। पहला दे रखा है इंडस्ट्रियलाइजेशन इन्वॉल्व a transition from agrarian economies to urban industrial system with higher economic growth, तो ये तो सही है। सेकेंड हम देख लेते हैं, the early phase of industrialization was marked by widespread use of steam power in manufacturing, ये भी बिल्कुल सही है। Industrialization led to a decline in demographic growth due to urban congestion, नहीं ये तो सही नहीं है। एंड लास्ट है आपका capitalist development was accompanied by political and technological transformations shaping modern societies, तो ये भी आपका सही है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे दे रखा है इन फेनोमेनोलॉजिकल सोशियोलॉजी द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल एटीट्यूड एज डिस्कस्ड बाय एल्फ्रेड सूल्स रिफर्स टू। तो इसमें आपका आंसर ऑप्शंस हम देख लेते हैं, साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, या फिर प्रोसेस ऑफ इंस्टीट्यूशनल रेगुलेशन ऑफ सोशल बिहेवियर, या फिर द रूटीन एक्सेप्टेंस ऑफ एवरीडे रियलिटी एज नेचुरल अनक्वेश्चन। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, दैनिक जीवन की वास्तविकता को स्वाभाविक और बिना प्रश्न किए स्वीकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अगेन हमारा मैच द फॉलोइंग का दे रखा है, जिसमें इन्होंने फिर से कुछ रेवोल्यूशंस दे रखे हैं और उससे रिलेटेड सेकेंड इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एराज हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। चलिए देख लेते हैं हम इसको भी। सबसे पहले इन्होंने बात की है हरित क्रांति की, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या था, रिड्यूस्ड वेस्ट एंड एफिशिएंट सप्लाई चेन्स। तो एक आपका हो जाएगा 4 हरित क्रांति, अपशिष्ट में कमी और कुशल आपूर्ति श्रृंखला। नेक्स्ट है न्यू रेवोल्यूशन ICT। तो न्यू रेवोल्यूशन का आपका हो जाएगा कॉस्टली बल्कि एनर्जी कंज्यूमिंग इक्विपमेंट, महंगे भारी और ऊर्जा खपत वाले आपके इक्विपमेंट्स। एंड नेक्स्ट प्रारंभिक कृषि संगणना, तो इसका आपका हो जाएगा इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, कृषि उत्पादकता में वृद्धि। और लास्ट है आपका मॉडर्न ICT फुटप्रिंट, तो स्मॉल होल्डर फार्म्स एंड वायरलेस कनेक्टिविटी। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इंडियन सोसाइटी इज बेस्ट कैरेक्टराइज्ड एज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ collectivities rather than a conglomeration. What is sociological implication of this distinction? Options यहाँ पे दे रखे हैं, the individual is primary unit of analysis, superseding the importance of traditional social segments. Next है आपका Indian social reality is defined by deep internal differentiation and species rather than interact dynamically. The caste system has been replaced by a westernized class structure in post-independence India, and social groups in India are becoming more increasingly homogeneous due to सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन को हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं तो क्या कह रहा है, भारतीय समाज को समूहों का जटिल संगठन के रूप में वर्णित किया जाता है, ना कि साधारण समूहों के मिश्रण के रूप में। इस भेद का समाजशास्त्रीय अर्थ क्या है? तो इसका समाजशास्त्रीय अर्थ क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भारतीय सामाजिक वास्तविकता गहन आंतरिक विभेदों और विशिष्टताओं से परिभाषित होती है, जो गतिशील रूप से परस्पर क्रिया करती है। Means Indian social reality is defined by deep internal differentiations and specialties that interact dynamically.
तो आप यहाँ से ऐसे देख सकते हो कि क्वेश्चंस इतने ज़्यादा लेंदी हैं कि इनको करने में इतना ज़्यादा समय लग जाएगा कि आप जो क्वेश्चंस आते हो मे बी उन्हें भी अटेम्प्ट ना कर पाए हों बहुत से लोग, और जिनका आता होगा वो मे बी एंड तक पहुँचते पहुँचते इतना ज़्यादा हाइपर हो जाएंगे कि उनका भी रॉन्ग होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। जब तक आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा नहीं होगी पढ़ने की, इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डू। क्योंकि आप देख सकते हो ये क्वेश्चन अगर मैं आपको दिखाऊं तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एंड आप देख सकते हो पेपर के स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है एंड पेज के एंड में ही ये ख़त्म हो रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कितना लेंदी क्वेश्चन है, और साथ में ऑप्शंस भी इतने लेंदी दे रखे हैं, तो बहुत ही लेंदी था। और अब हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखें तो वो भी आप देख सकते हो पूरे एक पेज का है, और मोस्टली जो रीज़न वाले क्वेश्चन हैं वो तो बहुत ही लेंदी है। तो इतना लेंदी पेपर था, तो शायद सबके सामने ये प्रॉब्लम आई होगी कि टाइम मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल हो गया होगा। खैर हम इन सब चीज़ों पे बात करेंगे एंड में, तब तक पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे रीजंस और असर्शन का ये भी है। फर्स्ट दे रखा है इवेल्युएशन ऑफ नॉन ह्यूमन नेचर इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीजिंग सब्जेक्टिविटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, जो कि बिल्कुल सही है। एंड सब्जेक्टिविटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी मेक ऑर्गेनिज्म मोर अडेप्टेबल टू न्यू इन्वायरमेंटल चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी। ऑब्वियसली सही बात है, तो यहाँ पे दोनों ही आपके सही हो जाएंगे और आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर करेक्ट। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है नाम मात्र चर के लिए माध्यमिका को वैज्ञानिक रूप से परिभाषित करना संभव है। नाम मात्र चर की श्रेणियों का कोई क्रम मनमाना होता है, उनमें अंतर्निहित क्रम नहीं होता है। तो यहाँ पे आप ए देखोगे अगर तो वो गलत है, बट अगर आर आप देखोगे तो आर सही है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा आंसर। अगर हम इंग्लिश में इस क्वेश्चन को देखते हैं तो इट इज़ साइंटिफिकली पॉसिबल टू डिफाइन अ मिडिल वैल्यू मीडियन फॉर नॉमिनल वेरिएबल, इट्स नॉट। सो ये गलत हो जाएगा। एनी अरेंजमेंट ऑफ कैटेगरीज इन अ नॉमिनल वेरिएबल इज आर्बिट्रेरी एंड लैक आर एन इनहेरेंट रैंक ऑर्डर, ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं मार्टिनेली आधुनिकीकरण को सामान्य सामाजिक प्रगति के जैसे पहिए के आविष्कार से कैसे अलग है। यहाँ पे अगर हम इंग्लिश में देखें तो यहाँ पे भी ये कह रहा है हाउ डज मार्टिनेली डिस्टिंग्विश मॉडर्नाइजेशन फ्रॉम जनरल सोशल प्रोग्रेस सच एज इन्वेंशन ऑफ द व्हील। ऑप्शंस अगर हम देखें तो मॉडर्नाइजेशन इज प्योरली टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन रादर देन अ सोशल वन। मॉडर्नाइजेशन इज अ लीनियर प्रोग्रेशन दैट बिगन एट अर्लीस्ट ह्यूमन इन्वेंशन। मॉडर्नाइजेशन इज डिफाइंड as any type of change that results in development of the world market. Modernization is defined as a specific combination of large scale changes occurring over a past 200 years. तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आधुनिकीकरण को पिछले 200 वर्ष में घटित बड़े पैमानों पर परिवर्तनों के एक विशिष्ट संयोजन के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फिर से ये असर्शन रीजन का ही क्वेश्चन है। बड़े पैमानों के सर्वेक्षण में प्रश्नावली क्वेश्चनेयर को अक्सर प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि यह अपेक्षाकृत कम लागत और साक्षात्कारकर्ता पक्षपात के बिना व्यापक रूप से फैले उत्तरदाताओं तक पहुंच जाती है। और नेक्स्ट यहाँ पे है हालांकि एक बार प्रश्नावली भेज दिए जाने के बाद शोधकर्ता सर्वेक्षण प्रक्रिया के दौरान अस्पष्ट उत्तरों को स्पष्ट करने के लिए प्रश्नों या दृष्टिकोण में आसानी से संशोधन कर सकता है। अब आप बताइए इज़ इट पॉसिबल कि उसको सेंड करने के बाद फिर से उसमें चेंजेस करेगा। तो ऑब्वियसली यहीं पे समझ में आ रहा है कि रीज़न आपका गलत है और असर्शन लेकिन बिल्कुल सही है। वो थोड़ा सा बजट फ्रेंडली होता है और टाइम भी उसमें बचता है क्योंकि उसको भेज दिया जाता है और उसमें बायसनेस भी नहीं आती बिकॉज जो आंसर्स आएंगे वो उधर से आएंगे और आपको उसी को मानना होगा। तो लार्ज स्केल सर्वेज में क्वेश्चनर्स आर ऑफन प्रिफर्ड बिकॉज दे अलाउ रिसर्चर्स टू रीड widely dispersed responded at relatively low cost without interviewer bias. However, once questions are dispatched, the researcher can easily modify the questions or approach to clarify ambiguous responses during survey process. तो ऐसा नहीं होता है, इसलिए रीज़न गलत हो जाएगा और assertion आपका सही हो जाएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आप देख रहे होंगे पिछले कितने क्वेश्चन हमने किए जो कि पूरा पेपर कवर कर रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। संसाधन आधार और संचलन कारकों के आधार पर जनजातीय आंदोलनों को और सामान्य कृषक आंदोलनों में मुख्य अंतर क्या है। यहाँ पे पूछ रहा है ट्राइबल मूवमेंट्स और पीजेंट मूवमेंट्स में मुख्य अंतर पूछ रहा है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। जनजातीय आंदोलनों में कठोर जाति हिंदू कृषकों की तुलना में सामाजिक आर्थिक विभेदन का पूर्ण अभाव होता है। जनजातीय आंदोलन नेतृत्व और कार्यप्रणाली में मुख्य धारा के राजनीतिक आंदोलनों के समान होते हैं। वन और भूमि द्वैध निर्भरता होती है। बाहरी माने जाने वाले लोगों के विरुद्ध जनजाति प्रतिरोध शामिल होता है। आंदोलन की पूरी कृषि आधारित होते हैं। केवल भूमि स्वामित्व किराएदार अधिकारों पर केंद्रित होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। जनजातीय आंदोलनों में वन और भूमि दैत्व निर्भरता होती है तथा बाहरी माने जाने वाले लोगों के विरुद्ध जातीय प्रतिरोध शामिल होते हैं। इंग्लिश में अगर देखें तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ट्राइबल मूवमेंट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय डुअल डिपेंडेंस ऑन फॉरेस्ट एंड लैंड, इनकॉर्पोरेटिंग एन एथनिक रेजिस्टेंस अगेंस्ट दोज परसीव्ड एज एलियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। फिर से ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन हमारे सामने आया है जो कि पूरे 1 पेज का है और इसको हम देख लेते हैं रीड करके कि इसमें क्या है। सबसे पहले यहाँ पे कुछ अवधारणाएं दे रखी हैं समाजशास्त्र की और दूसरी तरफ उसकी विशेषताएं दे रखी हैं और हमें मैच करना है कि कौन सी विशेषता किसकी है। पहला इन्होंने जातिकरण दे रखा है। तो जातिकरण आपका वह प्रक्रिया जिसमें जनजातीय समूह जाति की सामाजिक संरचना और पहचान को अपनाते हैं, यही हो जाएगा आपका जातिकरण। अब जनजातीकरण आपका क्या हो जाएगा। वह प्रक्रिया जिसमें जनजातियाँ लक्षणों और सांस्कृतिक प्रथाओं को अपनाती हैं। नेक्स्ट आपका संस्कृतिकरण। तो संस्कृतिकरण आपका क्या हो जाएगा। निम्न या जनजातियों द्वारा उन जातियों को के रीति रिवाजों और जीवन शैली को अपनाना। और विमुक्ता आपका क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा बाहरी हस्तक्षेप के कारण भूमि और संस्कृति पर नियंत्रण के हाथ से या उनसे अलगाव की स्थिति। इंग्लिश में अगर हम देख लें तो यहाँ पे कह रहा है जातिफिकेशन आपका हो जाएगा process where tribal groups adopt the social structures and identity of jati. Tribalization, the process where certain jatis adopt tribal traits and cultural practices. Sanskritization, adoption of high caste Hindu rituals and lifestyle by lower caste. And alienation यहाँ पे हो जाएगा a state or loss of control over the cultural due to external institution. तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, जिसमें जितना भी हमने मैच किया है वो मिल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 72 जो कि पूछ रहा है डीपी मुखर्जी ने भारतीय मार्क्सवादियों की आलोचना की कि उनका दृष्टिकोण सार्वभौमिकतावादी है। इस संदर्भ में सार्वभौमिकता का अर्थ है कि सामान्य मार्क्सवादी सिद्धांत को भारतीय सामाजिक संदर्भ में कठोर रूप से लागू करना। दोनों ही आप पढ़ के समझ गए होंगे कि दोनों ही सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चिपको मूवमेंट इज प्राइमरली एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ कंटेम्प्रेरी मूवमेंट। तो वो अभी कंटेम्प्रेरी में उस टाइप का कौन सा मूवमेंट है, तो वो हो जाएगा इन्वायरमेंटल एंड ग्रास रूट्स पर्यावरणीय और जन आधारित आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिर से हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट्स दे रखे हैं जिन्हें हमें कंसीडर करके बताना है कि कौन सा आंसर सही है। पहला यहाँ पे दे रखा है Consider the following statements regarding the conception of research in methodological literature. Scientific research is a fundamental
fundamentally different from everyday inquiry because completely rejects common sense reasoning. Next यहाँ पे कह रहा है research can be understood as an organized, systematic, logical process that relies on empirical information to answer questions. ये सही है. Test hypothesis. In simplified view of research, the process begins with the determining the type of data required before framing research questions. तो ये भी आपका गलत हो जाएगा. और लास्ट है some scholars prefer to frame research in terms of research problems instead of research questions एंड चॉइस बिटवीन डिपेंड्स ऑफ द रिसर्चर. ये आपका सही हो जाएगा. तो इसलिए इसमें आंसर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी. केवल सेकेंड और फोर्थ सही है. फिर से हमें यहाँ पे मैच द फॉलोइंग दे रखी है और हमें मैच करके बताना है कौन सा सही है. तो पहला यहाँ पे दे रखा है सोशलाइजेशन प्रोसेस. तो इसका आपका हो जाएगा इंटीग्रेटिंग इंडिविजुअल्स इनटू सोसाइटी मोल्डिंग देम टू फिट इन द कल्चर. नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट ऑफ सोशल पर्सनालिटी. तो इसमें हो जाएगा आपका इंस्टिलिंग पैट्रियोटिक सेंटिमेंट्स एंड गुड सिटीजनशिप. नेक्स्ट है रिफॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड्स. तो इसमें हो जाएगा आपका मॉडिफाइंग अनफाउंडेड बिलीव्स एंड इलॉजिकल प्रेजुडिसेस. एंड लास्ट है आपका स्पिरिट ऑफ कंपटीशन. तो ये हो जाएगा कंपेयरिंग चिल्ड्रन विद पीयर्स थ्रू मार्क्स एंड इवेल्युएशन. कंपटीशन की बात आएगी तो ऑब्वियसली वहाँ पे तुलना ही होगी किसके, अंकों और मूल्यांकन के आधार पर. तो इसमें आपका अगर हम देखें तो हो जाएगा ए का थर्ड एंड बी सेकेंड, सी वन एंड डी फोर्थ. तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी. ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. कंटेक्स्ट ऑफ डेवलप्ड इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन इन इंडिया, which of the following sociological observation best reflects the analytical perspective discussed in studies of Indian development process. तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऑफन disproportionately displace tribal communities, small farmers, forest dependent population, while rehabilitation policies frequently fail to adequately restore their livelihood and cultural ties. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. ये यहाँ पे आपको बताना है विद रेफरेंस टू द सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. पहला स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखा है कल्चर इंक्लूड्स बोथ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन इंटरैक्शन. Cultural lag occurs where non-material cultural changes faster than material culture. In sociological usage, every society and individual processes culture. High culture refers to the culture activities associated with social elites. तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. आप देख रहे हैं पहला और तीसरा एंड फोर्थ ये आपके सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं. Which of the following best describes historical method of research? रिसर्च का क्वेश्चन है और पूछा क्या गया है historical method. A research method that focuses on developing hypothesis through field observation only. अब आप historical method में field observation से hypothesis कैसे बनाओगे, तो ये तो गलत हो जाएगा. Next, a method that studies decision making problems using quantitative techniques, ये भी wrong हो जाएगा. Next आपका the method that examines past events, ideas, philosophies using sources such as documents and historical remains. तो ये बिल्कुल सही है. ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा. एक विधि जो दस्तावेजों और ऐतिहासिक अवशेषों जैसे स्रोत का उपयोग करके भूतकालीन घटना, विचारों और दर्शनों का अध्ययन करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा असर्शन एंड रीजन का है. नेक्स्ट क्वेश्चन भी तो इसमें देख लेते हैं. The materialistic approach globalization identifies capitalism and technology as a primary objective driving forces. Next है हमारा यहाँ पे the idealistic position stresses the role of information, knowledge and idea systems as the prime movers in the process. तो यहाँ पे दोनों सही हैं, पर जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का.
तो इसलिए ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन डिस्कशन ऑन डेमोक्रेसी इन कंटेम्प्रेरी इंडिया सिविल सोसाइटी इज प्राइमली अंडरस्टूड एज। सिविल सोसाइटी की बात की है इसने, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशंस एंड एसोसिएशंस ऑपरेटिंग बिटवीन द स्टेट एंड द मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एग्रेरियन अनरेस्ट इज इन रूरल इंडिया मेनली अराइजेज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शंस देख लेते हैं, हाई लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट, ओवर डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, इनइक्वालिटी इन लैंड ओनरशिप, या फिर एक्सेस अर्बनाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इनइक्वालिटी इन लैंड ओनरशिप, भूमि स्वामित्व में असमानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से भूमि स्वामित्व लैंड ओनरशिप की ही बात की गई है, के संदर्भ में किसान वर्ग की व्यापक श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सा समूह शामिल किया जा सकता है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी किसान, बटाईदार और किराएदार, ओनर कल्टीवेटर्स, शॉप क्रॉपर्स, टेनेंट्स एंड लेबरर्स, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडिकेटेड बाय इमर्जेंस ऑफ टर्म लाइक सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबल इकोलॉजिकल डेवलपमेंट। ऑप्शंस देख लेते हैं, ग्लोबल शिफ्ट टुवर्ड्स रिजेक्टिंग द डेवलपमेंट एस्पेक्ट ऑफ द टर्म, अ फेलियर ऑफ ब्रूटलैंड कमीशन टू कम्युनिकेट message clearly, the inherent strength and adaptability of the core concept of sustainable development, the successful elimination of limits to growth debate। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द टर्म accretion of specialization suggests that the division of labor in modern bureaucracy is primarily a result of French Revolution impact on England and ever increasing complex layering of expert roles that deepens the administrative divide। यही आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 85, दंड, पनिशमेंट और उपचार के बीच उनके तात्कालिक उद्देश्यों के संदर्भ में मूलभूत अंतर क्या है। यहाँ पे पूछ रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑन्टोलॉजिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन पनिशमेंट एंड ट्रीटमेंट रिगार्डिंग देयर इमीडिएट एम्स। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, ट्रीटमेंट इज फोकस्ड ऑन ऑफेंडर्स हिस्ट्री वाइल पनिशमेंट फोकसेस ऑन विक्टिम्स नीड। नहीं, पनिशमेंट इज गवर्न्ड बाय लीगल रूल्स वाइल ट्रीटमेंट इज गवर्न्ड बाय मेडिकल एथिक्स। पनिशमेंट इज एंड इन इटसेल्फ वाइल ट्रीटमेंट इज मीन्स टू सोशल स्टेबिलिटी। एंड लास्ट है आपका, पनिशमेंट इनहेरिटली इंटेंड्स टू कॉज डेप्रिवेशन और डिस्ट्रेस वेयरएज ट्रीटमेंट सीक्स टू अवॉइड इट। यही आपका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक चैलेंज ऑफ लिबरलाइजेशन इन इंडिया। टोटल एलिमिनेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कंप्लीट रिडक्शन इन जीडीपी ग्रोथ, वॉलंटरी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज टू ग्लोबल कंपटीशन, या फिर लास्ट में आपका दे रखा है इंक्रीज्ड ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल ओवर इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, घरेलू उद्योगों का वैश्विक प्रतिष्ठा के प्रति संवेदनशील होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सब नेशनलिज्म इन इंडिया पजेस चैलेंजेस टू आइडिया ऑफ यूनिफाइड नेशन, या फिर सब नेशनलिज्म रिफर्स टू असर्शन और रीजनल और एथनिक आइडेंटिटीज फॉर पॉलिटिकल रिकॉग्निशन एंड ऑटोनॉमी विद इन द नेशन स्टेट। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं और आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, जिसमें हमें मैच करना है, सैम्पलिंग टाइप दे रखी है और कुछ उसकी टेक्निक्स दे रखी हैं, तो हमें मैच करना है कौन सी टेक्निक किस सैम्पलिंग से मैच करती है। तो पहले हम देख लेते हैं, सबसे पहले दे रखा है अनरिस्ट्रिक्टेड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मीन्स सिंपल रैंडम, ये तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ही हो जाएगी। रेस्ट्रिक्टेड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, तो ये हो जाएगी स्ट्रेटिफाइड सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। अनरिस्ट्रिक्टेड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, तो ये हो जाएगी हैफसार्ड और कन्वीनियंस सैम्पलिंग।
देन आपका रेस्ट्रिक्टेड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, तो ये हो जाएगा परपसिव और कोटा सैम्पलिंग। तो ये सारे ही सीक्वेंस में दे रखे हैं और इनको हम मैच कर देंगे अगर, तो A1 B2 C3 एंड D4। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाँ बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस बेस्ट कैप्चर्स द सोशोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनवायरमेंटल मूवमेंट्स इन इंडिया डिस्कस इन स्टडीज ऑफ इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिग्निफिकेंट स्ट्रैंड ऑफ इंडियन एनवायरमेंटल मूवमेंट्स एमर्जेस from conflicts between development beneficiaries and communities dependent on local ecosystem often described as environmentalism of the poor। तो ये आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन रूरल एरियाज। पंचायती राज सिस्टम्स का रूरल एरियाज में क्या एम है, मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारा, सबसे पहले कहा है प्रशासनिक शक्ति को राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रित करना, सभी राज्य सरकारों को स्थानीय निकायों में प्रस्थापित करना, विकास गतिविधियों को केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित करना, या फिर स्थानीय स्वशासनों को लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना। तो यही आपका सही हो जाएगा, प्रमोटिंग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। कॉमन क्वेश्चन था, सभी का सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मैच द फॉलोइंग का यहाँ पे आया हुआ है, जिसमें उन्होंने क्या कहा है, इसमें एक तरफ कॉन्सेप्ट्स दे रखे हैं और दूसरे साइड उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, मीन्स विवरण। तो हम इसको मैच कर लेते हैं, इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है, ज्योमेट्रिक पॉपुलेशन ग्रोथ, तो इसका क्या हो जाएगा पॉपुलेशन डबलिंग एवरी जनरेशन। नेक्स्ट अरिथमेटिक ग्रोथ रेजिस्टेंस, तो इसका हो जाएगा आपका इंक्रीज इन फूड सप्लाई और एट स्लोअर लीनियर। या फिर नेक्स्ट है प्रिवेंटिव चेक्स, तो इसका हो जाएगा आपका moral restraint such as postponement of marriage। लास्ट है आपका पॉजिटिव चेक्स, तो इसका हो जाएगा आपका wars, famine and epidemics increasing death rate। तो इसका अगर इस बेसिस पे हम देखें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग statements best captures the methodological difficulty in comparing ancient modern urban sizes in classical sociological analysis। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका absence of reliable sensor data and ambiguity in defining city complicates comparison। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज द डिवीजन ऑफ लेबर स्पेसिफिकली contribute to social alienation in the capitalist workplace। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका by engendering competition that systematically denies organic connections between people। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, तो उसको देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू functionalist perspective, how does the stratification system prevent the waste of resources। इसका करेक्ट आंसर हम देख लेते हैं, by discouraging people from pursuing higher education, या फिर by ensuring that everyone is trained for the same type of job, या फिर by indirecting the resources of society towards training individual for difficulty positions like doctors and ensuring they work in those roles। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असर्शन रीजन का अगेन क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है। इसमें है फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव्स इन क्रिमिनोलॉजी वर सेंट्रल to the development of 20th century theories of delinquency. Gender was largely ignored in criminology until discipline began to incorporate gender perspective in 1970s। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे दोनों ही सही हैं और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे श्रीनिवास ने आर्थिक अवसर के रूप में पहचाना है जिनसे जाति व्यवस्था को संरचना को प्रभावित किया। तो इसका हो जाएगा आपका
उद्योगों, नगरों एवं नए परिवहन नेटवर्क का विकास। द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, टाउन्स एंड न्यू ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बर्ट स्पेंसर्स व्यू ऑफ सोशल प्रोग्रेस इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज a result of planned human engineering, decline in spiritual quest of mankind, या फिर a purely economic transition from feudalism to capitalism, या फिर an automatic process governed by cosmic forces beyond human control। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे नेक्स्ट, एंड ये हमारा लास्ट थर्ड क्वेश्चन है, जिसमें क्या कह रहा है, in Bloom's framework joint action is described as। पहला दे रखा है द मैकेनिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ रोल्स विद इन द सोशल सिस्टम। सेकेंड दे रखा है अ कलेक्टिव फॉर्म ऑफ एक्शन डिराइव्ड फ्रॉम हार्मोनाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल लाइन्स ऑफ कंडक्ट। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत आचरण की रेखाओं के सामंजस्य से उत्पन्न सामूहिक क्रिया। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट विदाउट प्रॉपर रिसेटलमेंट फॉर द एनवायरमेंटल इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज। आप देख रहे हैं एनवायरमेंट के काफ़ी क्वेश्चंस हमें मिल रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डिस्प्लेस पॉपुलेशन लैकिंग लिवलीहुड कंटिन्यू टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द प्रोटेक्टेड एरिया फ्रॉम इट आउटस्कर्ट। तो ये आपका हो गया हमारा। अब हम पहुंच गए हैं लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि फिर से हमें असर्शन रीजन का क्वेश्चन मिला है, जिसमें पहला यहाँ पे दे रखा है द जजमानी सिस्टम इन इंडियन विलेजेस वॉज शॉर्ट टर्म contractual and non-caste based relationship between service provider and patrons। ये wrong हो जाएगा आपका। relation between the serving and served caste were not contractual, individual, temporary और limited but traditional caste obligations। ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा A false हो जाएगा एंड R true हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन जो B है वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अपने पूरे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं, और जिसमें से 30 क्वेश्चंस की वीडियो मैंने पहले ही शेयर कर दी थी। मैं उसका लिंक भी इसमें प्रोवाइड करा दूँगी, आप देख सकते हैं उसकी आंसर की। और यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट की पेपर 2 को सॉल्व कराया है, एंड पेपर 2 में भी हमने यहाँ पे सोशियोलॉजी के क्वेश्चंस को क्लियर किया है, एंड उसके आंसर की हमने यहाँ पर दी है। अब ये सारे क्वेश्चंस मैंने एक क्वेश्चन में मुझे डाउट था, वो भी मैंने आपको बता दिया। बाकी जितने भी मैंने आंसर्स बताए वो मेरे हिसाब से सही हैं। हम लोग आंसर की पे से अलग मैच कर लेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। तब तक के लिए आप इससे बिल्कुल अच्छे से आप अपना पेपर मैच कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपका कितना स्कोर सही है। और ये री एग्ज़ाम था तो आपका पिछले में ज़्यादा अच्छा था या इसमें ज़्यादा अच्छा हुआ, ये भी आप बता सकते हैं। आपके हिसाब से पेपर इजी था या डिफ़िकल्ट था, ये भी आप बता सकते हैं। एंड आपके हिसाब से इसकी क्या कट ऑफ जाएगी, आप सब कुछ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जो भी डिफ़िकल्टीज़ आई आपको एग्ज़ाम देने में, या पेपर आपको लेंदी लगा या बहुत ईजी लगा या बहुत डिफ़िकल्ट लगा, ये सब कुछ आप बता सकते हैं। मैं जनरली यही कहूँगी कि पेपर ऐसा था कि इसने बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं रखे हैं पढ़ने और ना पढ़ने वालों के बीच में। बट आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम अगली वीडियो में कट ऑफ और बाकी चीज़ों की बात करेंगे। तब तक के लिए आप अपना सब्जेक्ट, अपनी कैटेगरी और अपने मार्क्स जो भी जितने भी बन रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ताकि आपको और बाकी बच्चों को हेल्प मिल सके कि कितना रिजल्ट जाने की संभावना है। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।